भूतों की कहानी। यहाँ पे ना कहानी सुनाई जाती है ना घटना सुनाई जाती है। वेलकम बैक सबको, स्वागत करता हूँ प्रेत कथाओं के और आज के एपिसोड में सुनेंगे 3 सच्ची भौतिक घटनाएं। इन 3 घटनाओं को सुनने के बाद आपकी आज की रात हो जाएगी लेकिन सॉर्टेड। मैं हूँ आपके साथ साउंड के सौम्यदीप, ग्राफिक्स में अनिकेत। शुरू हो रहा है प्रेत कथाओं का शुक्रवार और रविवार की रात, मतलब डर की रात विद गोप। पहली घटना, साइनी की कहानी हुगली से। घटना भेजी है साइनी, लिख रही हैं हुगली से कि जो घटना मैं बता रही हूं वो मेरी अपनी मामी के साथ घटी है। घटना जिस समय की है तब मेरी उम्र मात्र 3 साल थी, इसलिए इस घटना का ज्यादातर हिस्सा मेरी माँ से सुना है, लेकिन इस घटना के कुछ दृश्य मुझे आज भी याद हैं। घटना पढ़ने के बाद अच्छा लगना बाध्य है। इस बारे में मैं जोर देकर कह सकती हूँ, अगर घटना चैनल पर प्रसारित हो तो कृपया बताएं कि कब प्रसारित होगी ताकि मैं देख सकूं। घटना जिस समय की है तब हम बांकुरा में रहते थे। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। हमारे घर में मेरे पापा और उनके 3 भाई सब अपने अपने परिवार के साथ एक ही छत के नीचे रहते थे। बहुत हलचल मचल के साथ दिन कटते थे। साथ में मेरी दादी दादा भी रहते थे। मेरी 2 पिशी हैं, लेकिन उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन दोनों की ससुराल हमसे ज़्यादा दूर न होने से वे भी अक्सर हमारे घर आती थीं। इसलिए हमारे घर में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता था। मेरी माँ की 6 बहनें हैं। मेरी बड़ी जेठानी, लेकिन मेरी बड़ी मामी, आशा है समझ गए होंगे रिश्ता। मेरी माँ और मेरी जेठानी 2 बहनों में से पड़ोसी दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। मेरी माँ की 6 बहनों में से सबसे सुंदर दिखती थी मेरी चौथी मामी। जैसे रंग गोरा वैसे ही सिर पर बाल। आज भी मामी के घर में मामी की उस समय की एक फोटो रखी है, जहां मामी के सिर के दोनों तरफ 2 चोटियां घुटनों के नीचे तक लटक रही हैं। मेरी वो मामी बचपन से ही हॉस्टल में रहकर बड़ी हुई हैं। बहनों में वो मामी अकेली हैं जो घर से बाहर हॉस्टल में बड़ी हुई। इसलिए माँ कहते थीं कि जब भी मामी छुट्टियों में घर आतीं तो दादी मामी का बहुत आदर सत्कार करती। मामी बाहर रहती हैं, माँ की आंखों से दूर रहती हैं। फिर भी मामी कॉलेज के पहले साल में थीं। सुंदर दिखने से क्या होता है? कॉलेज के कई लड़के प्रेम का प्रस्ताव लेकर आते थे, लेकिन मेरी मामी को तब इन सब में कोई रुचि नहीं थी। मामी का एक ही लक्ष्य था, अच्छे से पढ़ाई करना। ऐसे ही समय में मामी के ही बैच का एक मुस्लिम लड़का मामी को प्रेम का प्रस्ताव देता है। लड़का कहता है कि वो मामी से बहुत प्यार करता है। मामी को देखने के लिए ही वो कॉलेज आता था, और जिस दिन मामी कॉलेज ना जाती उस दिन लड़का निराश होकर क्लास ना करके घर चला जाता था। लेकिन मेरी मामी उस लड़के का प्रस्ताव भी ठुकरा देती है। इधर मेरी मामी के पति यानी मेरे मामा भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मामी से 2 बैच सीनियर थे। मेरे मामा को मामी पसंद आ गई, लेकिन मामा ने कभी हिम्मत नहीं जुटाई मामी को प्रेम का प्रस्ताव देने की। मेरे मामा का ग्रेजुएशन खत्म होते ही मामा को नौकरी मिल जाती है, और नौकरी मिलते ही सीधे अपने घर वालों को लेकर मेरी दादी के घर आ जाते हैं मामी से शादी का प्रस्ताव देने। पहले बता दूं कि मेरे दादू बहुत पहले ही मर चुके थे। दादू मरने पर मेरी माँ खुद 7वीं क्लास में पढ़ रही थी और वो मामी तो और छोटी थी। दादू मरने के बाद दादी को दादू की नौकरी मिली, मतलब दादी ने अपनी बेटियों को बहुत कष्ट से पाला। दादी हमेशा चाहती थीं कि अच्छी लड़के देखकर अपनी बेटियों का सही समय पर ब्याह हो जाए। दादी ही तब परिवार की एकमात्र अभिभावक थीं। तो खैर, जब मेरे मामा शादी का प्रस्ताव लेकर दादी के पास आए तो दादी को मामा पसंद आ गए। ये बात दादी ने अपनी बड़ी 3 बेटियों के पतियों को बताई, यानी मेरे मामा पापा और मेरी 2 बड़ी मामी मामा को। फिर सब खोज खबर लेने लगे और आखिरकार शादी पक्की हो गई। लेकिन दादी की एक शर्त थी कि मामी का ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद ही ये शादी होगी। मामाओं को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मामी का ग्रेजुएशन खत्म होते ही ये शादी हो गई 2002 के नवंबर में। शादी के बाद मामी मामा का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मामी गर्भवती हो जाती हैं। तब मामी के 4 महीने चल रहे थे। अचानक एक दिन मामा ऑफिस से लौटे तो देखा मामी घर पर नहीं है। मामा थोड़े हैरान हुए, क्योंकि जिस समय की बात कर रही हूं तब मोबाइल का प्रचलन बहुत कम था। घर में शायद एक लैंडलाइन फोन होता था, ज्यादा हो तो एक मोबाइल। पहले मामा सोचे मामी आसपास कहीं गई होंगी और आ जाएंगी। ये सोचकर मामा फ्रेश होने चले जाते हैं। इधर 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन मामी का कोई पता नहीं। गर्भवती होने से मामी भारी थी, इसलिए मामा चिंता करने लगे। मामी को इतनी देर ना देखकर मामा पड़ोस में ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिलती।
आखिरकार मामा दादी और हमारे घर फोन करके बता देते हैं कि मामी मिल नहीं रही। तब रात के 8 बज चुके थे। जब घर पर मामी के गायब होने की खबर आई तो मेरे पापा और बड़ा मामा तुरंत मामी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उस दिन पूरी रात ढूंढने के बाद भी मामी नहीं मिली। आखिरकार रात में पुलिस को भी खबर दे दी जाती है। इधर घर में सब चिंता में तड़प रहे थे, बिना किसी को बताए मामी कहाँ जा सकती हैं। आखिरकार अगले दिन सुबह के समय मामा के फोन पर एक कॉल आता है। कॉल स्टेशन मास्टर का था। वे बताते हैं कि मामी जिस शहर के अंतर्गत रहती थीं, उसके ठीक 2 स्टेशन पहले के स्टेशन पर मामी को आज सुबह बेहोश हालत में लोग उठा लाए हैं। वहां लोग मामी को स्टेशन मास्टर के रूम में ले जाते हैं और चेहरे पर पानी डालकर होश में लाने की कोशिश करते हैं। होश आने पर मामी कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। बहुत मुश्किल से मामा का नंबर मामी से लेकर स्टेशन मास्टर मामा को फोन करते हैं। खबर मिलते ही मामा, पापा और बड़ा मामा उस स्टेशन पर जाते हैं और मामी को हमारे ही घर ले आते हैं। मामी को कुछ याद नहीं था, कैसे मामी वहां पहुंची, क्यों गईं, कुछ नहीं। लेकिन उस दिन से मामी के व्यवहार में सबने एक अजीब बदलाव देखा। मामी खुद से बातें करने लगीं, हंसने लगीं, कुछ अजीब बातें करने लगीं जो किसी को पता नहीं थी, और अक्सर घर से भागने की कोशिश करने लगीं। एक तरफ मामी गर्भवती थीं, इस हालत में सब चिंतित थे। घर के सबने मामा से कहा कि मामी को हमारे घर ही रखा जाए, क्योंकि उनके घर में मामी मामा अकेले थे। मामा काम पर जाते तो मामी फिर कहीं चली जाएं या कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए मामी को हमारे घर रखा गया। हमारे घर में लोगों की कमी नहीं थी, कोई न कोई मामी पर नजर रख सकता था। इस तरह मामी का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा। खाना नहीं खाती, नहाना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। सारा दिन एक कमरे में बैठकर किसी से बातें करती, हंसती, कुछ अजीब बातें करने लगीं जो किसी को पता नहीं थी, और अक्सर घर से भागने की कोशिश करने लगीं। एक तरफ मामी गर्भवती थीं, इस हालत में सब चिंतित थे। घर के सबने मामा से कहा कि मामी को हमारे घर ही रखा जाए, क्योंकि उनके घर में मामी मामा अकेले थे। मामा काम पर जाते तो मामी फिर कहीं चली जाए या कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए मामी को हमारे घर रखा गया। हमारे घर में लोगों की कमी नहीं थी, कोई ना कोई मामी पर नजर रख सकता था। इस तरह मामी का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा। खाना नहीं खाती, नहाना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। सारा दिन एक कमरे में बैठकर किसी से बातें करती, हंसती, कुछ अजीब बातें करने लगीं जो किसी को पता नहीं थी, और अक्सर घर से भागने की कोशिश करने लगी। एक तरफ मामी गर्भवती थीं, इस हालत में सब चिंतित थे। घर के सबने मामा से कहा कि मामी को हमारे घर ही रखा जाए, क्योंकि उनके घर में मामी मामा अकेले थे। मामा काम पर जाते तो मामी फिर कहीं चली जाएं या कोई अनहोनी हो जाए, इसलिए मामी को हमारे घर रखा गया। हमारे घर में लोगों की कमी नहीं थी, कोई ना कोई मामी पर नजर रख सकता था। इस तरह मामी का शरीर धीरे धीरे खराब होने लगा। खाना नहीं खाती, नहाना नहीं चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। सारा दिन एक कमरे में बैठकर किसी से बातें करती, हंसती, कुछ अजीब बातें करने लगीं जो किसी को पता नहीं थी। एक दिन मामी को नहलाने के लिए बाथरूम ले जाते हैं मेरी माँ और बड़ी मामी। हमारे गांव के घर का बाथरूम घर के बाहर चबूतरे के कोने में था। अचानक माँ और बड़ी मामी मामी को बाथरूम में ले जाते समय मामी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और चबूतरे से बाहर भाग जाती है। फिर मामी सड़क की तरफ दौड़ने लगती है। मामी के पीछे मेरे पापा, काका और मेरी बड़ी पीशी का बेटा यानी मेरा भैया तीनों दौड़ते हैं मामी को पकड़ने के लिए। मामी गली से होते हुए मुख्य सड़क पर पहुंच जाती है और मुख्य सड़क के बीच से पागलों की तरह चिल्लाते हुए दौड़ने लगती है। एक तरफ से गाड़ी आ रही है और सामने से मामी दौड़ रही है। पापा के मुंह से सुना है कि वो भयानक दृश्य था। पापा को लगा कि शायद कोई अनहोनी हो ही जाए। खैर, दौड़ते दौड़ते मामी गाड़ी के सामने बेहोश होकर गिर जाती है। गाड़ी ने ठीक समय पर ब्रेक लगाया, इसलिए मामी को कुछ चोट नहीं आई। उस दिन के बाद सब बहुत डर गए मामी को लेकर। मेरे पापा के एक दोस्त ने यह पूरी घटना सड़क पर खड़े होकर देखी और पापा से पूछा कि क्या हुआ। पापा निराश होकर सब बता देते हैं। सब सुनने के बाद वो काका पापा को एक पीर बाबा के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि वो इन दोषों को दूर करने में बहुत पारंगत हैं।
हम कम से कम एक बार मामी को उसके पास ले जाएं। वो काका ने जोर देकर कहा कि एक बार ले जाओ, नाकाम न रहोगे। पापा ने घर वालों को बताया। सब इतने निराश थे कि पीर बाबा का नाम सुनकर थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी। अगले दिन सुबह सब मामी को पीर बाबा के पास ले जाते हैं। पीर बाबा के पास मामी को लेकर सब बताने के बाद वो कहते हैं कि मामी को छोड़ दो, न पकड़ो। उसके अनुसार मामी खुद हमें ले जाएगी उस सत्य की ओर जो हम जानना चाहते हैं। पीर बाबा के कहने पर मामी को छोड़ दिया जाता है। पीर बाबा कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपना हाथ मामी के सिर पर फेरते हैं तो मामी जैसे अन्य मनस्क होकर चलने लगती है। मामी के पीछे पीछे पीर बाबा और हमारे घर के लोग चलने लगते हैं। थोड़ी दूर जाकर मामी एक कब्रिस्तान में घुस जाती है। वहां एक कब्र पर मामी लोट-पोट हो जाती है। उस कब्र से पता लगाया जाता है कि ये किसकी कब्र है। बहुत ढूंढने पर पता चलता है कि वो कब्र एक लड़के की है। उस लड़के का पता भी कब्रिस्तान से ही ढूंढ लिया जाता है। फिर पीर बाबा और साथ में मामा, पापा और बड़ा मामा उस पते पर जाते हैं। वहां जाकर जो पता चलता है वो इतना सच्चा लगता है कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या करें, घटना हमारे ही घर वालों के साथ घटी है, मेरी आंखों के सामने। विश्वास न करने का कोई उपाय नहीं। वहां एक बूढ़ी औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती है। जब उनसे पूछा जाता है कि वो लड़का कौन है जिसकी कब्र पर मामी लोटी, तो वो कहती हैं कि वो उनकी इकलौती औलाद थी। वो 3 साल पहले आत्महत्या कर चुका था। लेकिन उस लड़के का मामी से क्या रिश्ता था, ये अभी किसी को समझ नहीं आया। ठीक उसी समय वो औरत और उसकी 3 बेटियां हमारे घरवालों से मामी का परिचय पूछती हैं। मामा मामी का नाम बताते हैं तो वो औरत की छोटी बेटी बोल उठती है, मैंने तो ये नाम पहले सुना है। ये सुनकर वो औरत अपनी छोटी बेटी से पूछती है कि तूने कैसे सुना ये नाम पहले। फिर वो लड़की बताने लगती है कि उसके भाई, यानी वो जो 3 साल पहले आत्महत्या कर चुका था, उसके मुंह से ही उसने मामी का नाम सुना था। लड़की और बताती है कि उसके भाई का उसके साथ रिश्ता 2 बड़ी बहनों से भी ज्यादा घनिष्ठ था, क्योंकि उनकी उम्र का ज्यादा फर्क नहीं था। उसके भाई ने जब कॉलेज का पहला साल शुरू किया तो एक दिन आकर बताया कि कॉलेज की एक लड़की उसे बहुत पसंद आ गई है। सिर्फ पसंद नहीं, वो उसे बहुत प्यार करने लगा है। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी मामी। घटना की शुरुआत में मैंने जिस मुस्लिम लड़के का जिक्र किया था, जो मामी को प्रेम का प्रस्ताव दे चुका था, वही वो लड़का था। उसकी बहन और बताती है कि उसके भाई मामी को पागलों की तरह प्यार करता था। भाई घर आकर बताता था कि वो कॉलेज मामी को देखने जाता है। जिस दिन मामी ना जाती, उस दिन निराश होकर वो भी क्लास न करके घर लौट आता था। मामी ने उसके प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, ये भी लड़की बताती है। लड़की कहती है कि भाई तब भी मामी के लिए और ज्यादा पागल हो गया था। भाई की ये पागलपन की बात सिर्फ वही जानती थी, क्योंकि घर वालों को अगर पता चलता तो उसे डांटते, इसलिए भाई ने कभी किसी और को नहीं बताया। एक दिन कॉलेज से भाई बहुत उदास होकर घर लौटा। घर आते ही कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया और तकिए में मुंह छिपाकर रोने लगा। बहन ने पूछा तो बताया कि उसकी प्रेमिका यानी मामी की शादी हो गई है। असल में उस दिन मामी का कॉलेज का आखिरी परीक्षा का मार्कशीट लेने का दिन था। वैसे तो आखिरी परीक्षा के कुछ दिन बाद ही मामी की मामा से शादी हो गई थी, इसलिए मार्कशीट लेने मामी अपने पति मामा के साथ गई थी। मामी को नई दुल्हन के रूप में देखकर लड़के को बहुत आघात लगा। खैर, किसी को इतना पागलों की तरह प्यार करने के बाद भी ना मिलना, उस दर्द को वही समझते हैं जो झेलते हैं। खैर, उस दिन लड़के को बहुत बुरा लगा और उसी रात कमरे में आत्महत्या कर ली। बहन कहती है कि भाई की ये बात सिर्फ मैं ही जानती थी। घर में किसी को न बताने से किसी को कारण नहीं बताया। आज हमारे मुंह से नाम सुनकर सच्चाई छिपा ना सकी। सब सच्चाई जानने के बाद हमारा परिवार हतबक हो गया। तो इतने दिनों से मामी जिसके पीछे घर छोड़ने को पागल हो रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही प्रेमी था। सब सुनकर फिर इस कब्रिस्तान लौट आते हैं। मामी तब भी बेहोश थी। पीर बाबा उस लड़के की कब्र की मिट्टी पर हाथ रखकर थोड़ी मिट्टी हाथ में लेते हैं और मंत्र जपते हैं। फिर कहते हैं कि ये लड़का
मामी के बालों की तरफ बहुत आकर्षित था। एक बार मामी और मामा बाइक पर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। मामी के बाल खुले थे। उसी खुले बालों की सुंदरता के आकर्षण में लड़का मामी के साथ घूमने लगा। वो मामी को मजबूर करता था कि मामी सब छोड़कर उसके साथ चली जाए। फिर पीर बाबा कहते हैं कि मामी के इतने लंबे बाल काटने पड़ेंगे। उसके कहने पर मामी के बाल काट दिए जाते हैं और कटे बाल लड़के की कब्र की मिट्टी में दफना दिए जाते हैं। उसके बाद मामी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती है। जब मामी को होश आता है तो मामी को पिछले 4 महीनों में क्या क्या हुआ कुछ याद नहीं। मामी को लगता है जैसे लंबी नींद सोकर उठी है। घरवाले आज तक मामी को कुछ नहीं बताते। उसके ठीक 2 महीने बाद मामी एक स्वस्थ बेटे को जन्म देती है। शुक्रवार और रविवार की रात मतलब डर की रात। तो ये थी पहली घटना। आशा है आपको पहली घटना अच्छी लगे। और सच कहूँ तो बाल खुले होकर बाहर घूमना ये हम बचपन से माँ बाप से सुनते आए हैं, खासकर लड़कियों के लिए। और हम भी अपनी बहनों दीदियों को कहते हैं कि बाल खुले रखकर रात में मत घूमो, पेड़ के नीचे बाल खुले ना जाओ या ऐसा, और मछली लेकर गहरी अंधेरी रात में मत ले जाओ, ये सब उचित नहीं। तो जब ये घटनाएं आती हैं तो अच्छा लगता है और आप अच्छी अच्छी घटनाएं भेजते रहो, लेकिन और यूनिक घटनाएं चाहिए। और यूनिक घटनाएं मिलें तो अच्छा। आपकी घटनाएं भेजने के लिए हमारा मेल एड्रेस दे रहा हूं, pretkathaon@gmail.com, या प्रेत कथाओं का फेसबुक पेज इनबॉक्स में लिखकर भेजो। घटना के अलावा अगर आप वॉइस में घटना बताना चाहते हो ताकि आपकी आवाज़ हमारे एपिसोड में चले, तो हमें 98754 इस नंबर पर वॉइस भेजो। हर शुक्रवार और रविवार हम नियमित रूप से घटनाएं लाते हैं। चला जा रहा हूं आज के अगली घटना में। शुक्रवार और रविवार की रात मतलब डर की रात विद। तो ये थी पहली घटना। आशा है आपको पहली घटना अच्छी लगी। और सच कहूँ तो बाल खुले होकर बाहर घूमना ये हम बचपन से माँ बाप से सुनते आए हैं, खासकर लड़कियों के लिए। और हम भी अपनी बहनों दीदियों को कहते हैं कि बाल खुले रखकर रात में मत घूमो, पेड़ के नीचे बाल खुले ना जाओ या ऐसा, और मछली लेकर गहरी अंधेरी रात में मत ले जाओ, ये सब उचित नहीं। तो जब ये घटनाएं आती हैं तो अच्छा लगता है और आप अच्छी अच्छी घटनाएं भेजते रहो, लेकिन और यूनिक घटनाएं चाहिए। और यूनिक घटनाएं मिलें तो अच्छा। आपकी घटनाएं भेजने के लिए हमारा मेल एड्रेस दे रहा हूं, pretkathaon@gmail.com, और हमारे फेसबुक पेज पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आप वॉइस में घटना बताना चाहते हैं ताकि आपकी आवाज़ हमारे एपिसोड में चले, तो हमें 98754 इस नंबर पर वॉइस भेजो। हर शुक्रवार और रविवार हम नियमित रूप से घटनाएं लाते हैं। चला जा रहा हूं आज के अगली घटना में। शुक्रवार और रविवार की रात मतलब डर की रात विद दूसरी घटना, हावड़ा से एक श्रोता की कहानी। आशा करता हूं तुम अच्छे हो। विशेष कारण से मैं अपना नाम प्रकट करने में अनिच्छुक हूं। मैं हावड़ा से हूं, प्रेत कथाओं का एक नियमित श्रोता। आज पहली बार तुम्हें अपनी जिंदगी की घटना भेज रहा हूं। वर्तमान में मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। घटना 2021 के अक्टूबर में घटी थी। तब मैं कॉलेज के 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट था। उस समय मैं एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाता था। वो कोचिंग के सर अपने घर पर ही पढ़ाते थे। घर में सर, उनके पापा और माँ तीनों रहते थे। सर की माँ को हम जेठी माँ कहते थे। जेठी माँ बहुत अच्छी इंसान थी। सर के सारे स्टूडेंट्स से वो बहुत प्यार करती थी। तो जेठी माँ को हार्ट प्रॉब्लम थी। 2021 के दुर्गा पूजा के समय वो बहुत बीमार हो गईं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और एकादशी के दिन यानी विजयादशमी के अगले दिन रात 11 बजे जेठी माँ का देहांत हो गया। मेरी एक फ्रेंड जो सर के घर के पड़ोसी घर में रहती थी, उसने मुझे फ़ोन पर खबर दी। उसी रात जेठी माँ का शव घर लाया गया और भोर होते ही ले जाकर दाह संस्कार किया गया। अगले दिन मैं पापा के साथ सर के घर गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था जेठी माँ को सोचकर। इतनी अच्छी इंसान, मुझे कितना प्यार करती थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 55 से 60 के बीच होगी। खैर, सर और जेठू यानी सर के पापा को सांत्वना देकर लौट आए। फिर उस रात जब सो रही थी, 1-2 बजे अचानक नींद खुल गई। बहुत प्यास लगी, इसलिए बिस्तर से उठकर पानी पीने गई। जब पानी पी रही थी रूम में खड़े होकर, तो लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं स्पष्ट उनके सांसें सुन रही थी और वो सुनकर लग रहा था जैसे किसी को सांस की तकलीफ हो रही है और वो जोर जोर से सांस ले रहा है। उस समय मुझे बहुत डर लगा और चिल्लाई। चीख सुनकर पापा माँ कमरे से उठे और पूछा क्या हुआ। मैंने सोचा मन का वहम है, इसलिए कहा कि कुछ नहीं, अंधेरे में डर गई थी। फिर लेट गई।
अगला दिन नॉर्मल था, लेकिन उसके अगले दिन से शुरू हुई असली घटना जो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वो दिन लक्ष्मी पूजा का रात था। रात के खाने के बाद अचानक मेरा शरीर बहुत खराब होने लगा और मैं बहुत उल्टी करती। फिर एंटासिड की गोली खाकर सो गई। फिर आधी रात में अचानक सीने में तेज दर्द होने लगा और साथ ही सांस की तकलीफ शुरू हो गई। मैं माँ के साथ ही रात को सोती थी। माँ को जड़ाकर किसी तरह बताया। माँ ने पापा और घर के सबको बुला लिया। हमारे घर में 8 लोग रहते थे। मैं, पापा, माँ, दादा, दादी, काका, काकी माँ और काका का बेटा यानी मेरा भाई। उस समय सांस की तकलीफ इतनी थी कि लग रहा था अभी मर जाऊंगी। फिर किसी तरह पापा, दादा और काका मिलकर मुझे हॉस्पिटल ले गए। वहां इंजेक्शन दिया गया और मैं सो गई। फिर ईसीजी, एक्सरे, ब्लड टेस्ट सब किया गया, लेकिन कोई बीमारी नहीं पकड़ी गई। सब नॉर्मल। अगले दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर लौटकर कुछ देर ठीक रही, लेकिन फिर सीने में दर्द और सांस की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी वो ले रही थी और सांस की तकलीफ पर इन्हेलर भी ले रही थी, लेकिन कारण क्या है डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे। दिन दिन में सूखती जा रही थी। ज्यादा समय सोती रहती, बहुत कमजोर हो गई थी। घर वाले भी चिंता में थे। माँ से सुना कि जब रात को सोती तो मेरा पूरा शरीर मृत व्यक्ति की तरह ठंडा हो जाता था। लगभग 1 हफ्ता इस तरह कट गया। फिर माँ ने एक मामी से संपर्क किया। वो मामी माँ के पिष्टु दीदी थीं। मामी पुजारिन और तांत्रिक थीं। उनके घर पर ऐसे कई लोग आते थे। जब माँ ने ये बात दादी और काकी को बताई तो मैं बहुत गुस्सा हो गई और माँ पर चिल्लाई, जो मेरे लिए बहुत अस्वाभाविक था, क्योंकि मैं बहुत शांत सभ्य लड़की हूं, किसी से रूखा बोलती नहीं। फिर जोर जबरदस्ती मुझे मामी के घर ले जाया गया। मामी ने मुझे देखा और ध्यान में बैठी। फिर पापा माँ को बताया कि जिस सर के पास पढ़ने जाती थी उसकी माँ की आत्मा ने मुझे पजेस किया रखा है। मैं उस दिन पापा के साथ सर के घर गई। क्योंकि मेरा रास बहुत हल्का था, इसलिए आसानी से पजेस कर लिया। मेरा रास इतना हल्का था कि रास्ते में शव यात्रा गुजर जाए तो हवा लग जाए। इसलिए जेठी माँ को हार्ट की बीमारी थी, इसलिए उनके दर्द जैसे सीने में दर्द, सांस की तकलीफ मुझे हो रही थी। फिर मामी ने कहा कि माँ के एक पैर का फूल मेरे तकिए के अंदर रख दो और मुझे झाड़ा। फिर जलपान कराया। फिर कहा कि काली पूजा के दिन रात को एक यज्ञ करेंगी, उस दिन मुझे उनके घर ले जाना, तब तक घर से बाहर न निकलूं। उस दिन के बाद सीने का दर्द और सांस की तकलीफ कम हो गई, लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गई थी। फिर काली पूजा के दिन हम मामी के पास गए। मामी ने यज्ञ किया और मुझे एक आंवला बुटी की मादुली थी जो जिंदगी भर पहन सकती हूं। उसके बाद धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। लेकिन दुर्गा पूजा से काली पूजा तक जो कुछ भी हुआ और जो शारीरिक कष्ट झेला वो कभी नहीं भूल सकती। जानती नहीं घटना कितनी भयानक लगी होगी, लेकिन ये मेरी जिंदगी की एक सच्ची अजीब घटना है। अगर घटना अच्छी लगी तो गौरवदा तुम्हारी गला में पढ़कर सुनाओ। पहली बार घटना लिख रही हूं, कोई गलती हो तो छोटी बहू माफ कर देना। अच्छे रहो, अच्छा रहें प्रेत कथाओं के सब सदस्य। शुक्रवार और रविवार की रात मतलब डर की रात। सुंदर एक घटना, लेकिन हमने पढ़ी, मैं बहुत रिलेट कर पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये घटना आपको कैसी लगी बताओ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई करीबी मर गया हो और उसके बाद लगे कि आपके साथ कुछ असामान्य हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ, खासकर शव देखने के बाद? अगर आपके पास ऐसी कोई घटना है या सुनी हो तो हमें भेजना मत भूलना। pretkathaon@gmail.com या प्रेत कथाओं का फेसबुक पेज इनबॉक्स में लिखकर भेजो। घटना के अलावा अगर आप वॉइस में घटना बताना चाहते हो ताकि आपकी आवाज हमारे एपिसोड में चले तो हमें 98754 इस नंबर पर वॉइस भेजो। हर शुक्रवार और रविवार हम नियमित रूप से घटनाएं लाते हैं। चला जा रहा हूं आज के तीसरी और आखिरी घटना में। तीसरी घटना मृण्मय की कहानी। तो शुक्रवार और रविवार की रात मतलब डर की रात विद मैं मृण्मय। पहले भी तुम्हें एक घटना भेज चुका हूं, लेकिन शायद वो पढ़ी नहीं या सिलेक्ट नहीं हुई। खैर, फिर आया हूं अपनी जिंदगी की एक वास्तविक घटना लेकर। आशा है घटना अच्छी लगेगी और अगर सेलेक्ट हो तो गलतियों को ठीक करके अपनी स्टाइल में गढ़ लेना गौरवदा। ओके मृण्मय, पिछली घटना शायद हमारी टीम को पसंद नहीं आई इसलिए पढ़ी नहीं, लेकिन ये घटना पसंद आई और आज के एपिसोड में लिखी है। आशा करता हूं उसके बाद भी तुम घटनाएं भेजते रहोगे। असली घटना पर आते हैं। घटना मेरे और मेरे परिवार के साथ घटी एक बहुत कष्टपूर्ण कुछ दिनों या कहो कुछ महीनों या कुछ सालों की घटना है। अब मन में सवाल आ सकता है कि ये कैसी बात।
घटना जैसे आगे बढ़ेगी सब धुंधला अंधेरा छटेगा और रोशनी आएगी। और ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी और इसका शिकार भी हुआ। घटना शुरू होती है 2013 में, जब मेरी उम्र 13 साल की थी। माँ का अचानक शरीर खराब होने लगा, कमर दर्द, हाथ इन्फेक्शन, शरीर सूखना, खाना पीना ठीक से ना करना, ऐसे कई रोगों से माँ धीरे धीरे ग्रस्त होने लगी। अपनी आंखों के सामने ये देख रहा हूं मैं और पापा, लेकिन इसका कोई सही इलाज नहीं मिल रहा। डॉक्टर दिखा रहे हैं, दवा पर दवा आ रही, लेकिन एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग आ जाता है। इस तरह 1 साल कट गया। घर में अशांति, झगड़े का कोई अंत नहीं। ऐसे समय आया जब घर को घर कहना मुश्किल। गांव के सब हमारी बात सुन रहे हैं, कोई मजा ले रहा है, कोई दुखी हो रहा है। इतना सुंदर संसार बर्बाद हो रहा है। हम कोशिश करने पर भी इसका असली उद्देश्य या घटना समझ नहीं पा रहे। आखिरी उपाय ना देखकर पापा बोले, डॉक्टर से कुछ नहीं होगा, कबीराज या तांत्रिक से बात करें। कहते हुए एक परिचित कबीराज को बुलाया, सब बातें बताई। घटनाएं सुनने के बाद वो बिना देर किए अपनी क्रिया करने लगे। जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर पापा को दी और उसी दिन एक तुला राशि वाले व्यक्ति की तलाश करने को कहा। पापा बिना देर किए लग गए। 2-3 दिनों में सब इंतजाम हो गया और शनिवार की शाम को वो कबीराज जेठू ने